के साथ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस द्वारा मनरेगा नाम परिवर्तन और एसआईआर पर की जा रही राजनीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, डोईवाला में मीडिया से बातचीत में रावत ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन राजनीति कर रही है और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में राम जोड़ना और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से देश हित में है, न कि राजनीति के लिए। रावत ने कहा कि जी राम जी और एसआईआर दोनों ही देश हित में हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने का कदम बताया, जबकि कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या जिसको आज विकसित भारत जी राम जी योजना नाम दिया गया है शॉर्ट में, वो बहुत ही अच्छा एक अमेंडमेंट किया गया। उससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी की ये स्कीम है। दूसरी बात, इसमें जो खेती का समय होता है उसको माइनस कर दिया गया है, यानी कि उनको 300 दिन में 125 दिन रोजगार मिलेगा और खेती के समय किसान अपनी खेती कर सकेंगे, गांव के लोग अपनी खेती कर सकेंगे। जो तीसरा इश्यू है वो ये है कि मनरेगा में कई जगह पर बड़े भ्रष्टाचार देखने में आए, तमाम खामियां सामने आई। आज उन खामियों को दूर करके और इस योजना को नए स्वरूप में आज देश के उन लोगों के लिए जो दूर सुदूर गांव में रह रहे हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए एक बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त, जिसमें उसकी संभावनाओं को बहुत मैं कहता हूँ दूर कर दिया गया है, ऐसी इसमें 3 अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उससे जो लोग गांव में रह रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा उनको होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में 60 रजाई भेंट की है और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल लिया है। आपको बता दें, रानीखेत में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मरीजों के लिए रजाई देने का निर्णय लिया था। ठंड से बचाव के लिए गर्म बिस्तर एक महत्वपूर्ण सहारा है। वहीं करण माहरा ने अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर डीएस नेगी और डॉक्टर दीपक पंत के साथ ही डॉक्टर अशोक टमटा को रजाइयां सौंपी और विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से मुलाकात की। इससे पहले भिकियासैंण अस्पताल में भी 20 रजाई भेंट की गई थी। देखिए, झाड़ू का मौसम है और मरीज ठंड से परेशान रहते हैं, कंबल से पूरा नहीं होता। तो मेरी हॉस्पिटल में कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर रजाइयाँ मिल जाएं तो अच्छा है। तो हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि हम अस्पतालों में रजाइयाँ देंगे। अभी इसी क्रम में हमने अभी भिकियासैंण में 20 रजाइयाँ परसों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदान की हैं और आज गोविंद सिंह मेहरा नागरिक चिकित्सालय में हमने 60 रजाई जो है यहाँ के पेशेंट्स के लिए प्रदान की है। मैं सभी कांग्रेस जनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। इस समय शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही व्यवस्था होगी तो ये दिक्कतें चाहे चौखुटिया की है चाहे वो भिकियासैंण की, उसको दूर करना होगा, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र के इलाके हैं, वहाँ भी आवश्यकताएं हैं। हालांकि रानीखेत का अस्पताल गैरसैंण तक के पेशेंट्स को कवर करता है और इसकी अपनी एक महत्वता है, लेकिन हम चौखुटिया भिकियासैंण इनका जो है अनादर नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पूरा स्टाफ आए, साथ में भिकियासैंण भी और चौखुटिया भी जो दिक्कत है उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में गंगा सभा ने हर की पौड़ी के क्षेत्र में पोस्टर लगाकर अहिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि हर की पौड़ी सनातन संस्कृति का आस्था केंद्र है और यहाँ अहिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। गंगा सभा ने प्रशासन से 1916 के म्युनिसिपल एक्ट का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इस संबंध में गंगा सभा ने पिछले कुछ समय से हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर जो हिंदू नहीं है उनके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार से लगातार मांग की है। गंगा सभा के अनुसार ये कदम धार्मिक संस्थाओं की रक्षा के लिए आवश्यक है।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उपनल कर्मचारी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय अब बीजेपी के लिए उपलब्धि के रूप में शामिल हो गया है। आपको बता दें, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो विपक्ष के मुंह से निवाले छीनते नजर आ रहे हैं, यानी मुद्दे विहीन मुद्दे। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस मुद्दा विहीन है और जब इशू नहीं होते हैं तो ऐसे इशू को खड़ा करने का प्रयास करती है जिसका ना धरातल होता है ना उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो जितने मुद्दे आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर समस्या के समाधान के लिए और एक प्रकार से निष्कलंक भाव से उसका समाधान करते हैं। और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। अब विधान सभा का चुनाव सामने है। हम चाहेंगे कांग्रेस ऐसे विषय लेकर आए जो कम से कम जन समस्या से जुड़े विषय हों। कांग्रेस के पास कोई जन समस्या का विषय नहीं है। आज जो किसान के मुद्दे पर पीएचक्यू का या पुलिस मुख्यालय का घेराव करने जा रही है, क्या लगता है अब चीज़ों पर हो चुकी है? देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पुलिस पे धरना दे, कहीं पर भी आंदोलन करे, उसका हर्ष इसी प्रकार का होता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हर चीज़ की जांच होती है। किसान के विषय SIT गठित है, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। देखिए, एक आखिरी सवाल, परिवार लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है, कुछ और लोग कांग्रेस के निशाने पर हैं आप लोगों के या कोई संपर्क में है? अगली तारीख हमारी 24-25 के बीच में तिथि घोषित कर दूंगा, होगी। उस दिन भी आपको बहुत से लोग दूसरे दलों से बीजेपी दिखाई देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला दिन बीजेपी का है और बीजेपी की जो रणनीति है उसमें ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के या फिर दूसरे दलों के जो बड़े नेता होंगे वो भी बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे और बीजेपी का परिवार लगातार बड़ा होता हुआ नजर आएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, विधायक आदेश चौहान के प्रयासों से बहादुराबाद टाउन क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइनों को ACB से ट्रिपल AC इंसुलेटेड कर दिया गया है। आपको बता दें, इस मामले में कई कार्य भी शुरू किए गए हैं। इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायक चौहान ने बताया कि गर्मियों के दौरान ओवरलोड और ब्रेकडाउन से बचने के लिए कदम जरूरी था। ट्रिपल AC इंसुलेटेड लाइनों में से न केवल बिजली सप्लाई बेहतर होगी बल्कि लाइन लॉस भी कम होंगे। इससे बहादुराबाद और आसपास के गांवों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना की और इस विकास कार्य को लेकर सभी को बधाई भी दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के फूलों की घाटी रेंज में पुलना म्यूडार के सामने वाली पहाड़ी पर 9 जनवरी से आग धधक रही है। वन विभाग की टीमों ने कई प्रयास किए लेकिन कठिन चट्टानी क्षेत्र और ऊंचाई के कारण पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहीं सोमवार को जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की अपील की गई थी। हेलीकॉप्टर से क्षेत्र की रेकी करने पर सैटेलाइट इमेज से पता चला कि आग फूलों की घाटी की दूसरी तरफ की पहाड़ी पर लगी है, जिससे करीब 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वहीं वन संरक्षण रंजन कुमार मिश्रा के अनुसार बारिश न होने के कारण आग का फैलाव हुआ है और जल्द ही हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। अभी तक हमारा जो वहाँ का डायरेक्टर NDBR है, DM चमोली भी उनके संपर्क में भी है, हमारा SDRF भी संपर्क में भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे हो रखा है। वहाँ पर केवल घास एवं कुछ छोटे छोटे बुशेस इत्यादि होती है, क्योंकि इस बार जो ड्राई स्पेल हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आग का खतरा तो बना हुआ है। वहाँ जाने के लिए 2 दिन लगता है। हमारा लोग अभी वहाँ पर कैंप में ऑलरेडी है। अभी हमने हेलीकॉप्टर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर रखा है। मुझे लगता है कि आज या कल तक हमको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा ताकि आग को हमने कंट्रोल कर सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में 16 जनवरी से परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की जाएगी, जो 14 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें, इस अवसर पर देहरादून की RTO प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि इस बार का मुख्य फोकस जन सहभागिता पर होगा। इसमें युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक और स्कूल के बच्चे भी शामिल होंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट यूनियन के सहयोग से सड़क सुरक्षा महीने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत रैलियां, जागरूकता अभियान के रूप में मैराथन भी आयोजित की जाएगी ताकि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह माह जो है इस बार 2026 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 16 जनवरी से और 14 फरवरी के बीच उत्तराखंड राज्य में मनाया जा रहा है। ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे देहरादून संभाग में भी हम इसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रोग्राम्स हमने बना लिए हैं और इस बार जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पे रहेगा कि पब्लिक को कैसे हम सेंसिटाइज करें। मोर देन इसके कि पहले से हम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और हम एनफोर्समेंट को ज़्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन शुरुआत में हमारा फोकस रहेगा कि हम हर तरह, यूथ भी इसमें होगा, इसमें सीनियर सिटीजन्स भी होंगे, स्कूल के बच्चे भी होंगे और साथ में वीमेंस भी होंगी। और इसके अलावा जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो एरियाज़ है, चाहे वो विक्रम यूनियंस है, चाहे वो मैजिक यूनियन है, बस यूनियंस है, रोडवेज की यूनियंस है, तो इन सबको लेकर हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें रैलीज़ की जाएंगी, सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम किए जाएंगे। एक मैराथन करने का भी हमारा हमारा एक प्रोग्राम है कि हम एक मैराथन भी कराएंगे। तो पब्लिक के पार्टिसिपेशन को करना और उनमें सिविक सेंस कैसे हम डेवलप कर पाएंगे रोड सेफ्टी के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति, कि वो बिना अभियान चलाए और खुद से हेलमेट पहने, खुद से सीट बेल्ट लगाएं, ट्रिपल राइडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, मोबाइल का यूज़ ना करें और ड्रंक एंड ड्राइव भी ना करें। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक को हम ज़्यादा से ज़्यादा हर सेक्टर में जाके हमारी टीम पहुंचे और उनको हम जागरूक करें। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आरटीआई कार्यकर्ता तौसीफ मलिक ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर नगर पंचायत लंढौरा में अवस्थापना विकास निधि से कराए जा रहे कार्यों की जांच की मांग की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया और विकास कार्यों में धांधली की है। तौसीफ ने यह भी बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में हेमंत गुप्ता को तत्काल हटाने की अपील की है और इसके साथ ही नगर पंचायत लंढौरा को ईमानदार अधिकारी की आवश्यकता जताई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में घने कोहरे ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें, सुबह होते ही शहर से लेकर देहात तक सड़कों पर रेंगते वाहन और धीमी रफ्तार से चल रहे ट्रैफिक ने यात्रा को कठिन बना दिया है। फॉग लाइट इंडिकेटर के सहारे वाहन चालक सफर कर रहे हैं, जबकि सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मौसम विभाग के घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आज जनपद के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। इस दौरान बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रहेगा। वहीं ये निर्णय छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि शीतलहर और कोहरे के कारण किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरायणी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कुमाऊं की आत्मा, इतिहास और राजनीति की जीवंत प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सरयू के तट पर हजारों श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि उत्तरायणी का महत्व धार्मिक से कहीं बढ़कर
1921 में इस मेले ने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आज भी ये मेला सामाजिक और राजनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जहां विभिन्न दलों के नेता जनता से सीधे संवाद करते हैं। उत्तरायणी परंपरा, सवाल और लोकतंत्र का संगम है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में 18 जनवरी से एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 शुरू होने जा रहा है, जिसमें नदियों और जलों के स्रोतों को आसपास रहने वाले पक्षियों की गणना की जाएगी। आपको बता दें, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों की स्थिति का आकलन करना है। विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों की टीम नदियों, झीलों और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पक्षियों की पहचान और संख्या को दर्ज करेगी, ताकि पर्यावरणीय परिस्थितियों का आकलन किया जा सके। आपको बता दें, पिछले वर्ष कोसी नदी क्षेत्र में 422 रूडी, शेलडक और अन्य महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इस सर्वेक्षण से जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है उत्तराखंड बर्ड सेंसस होने वाला है, वाटर बर्ड सेंसस, जिसमें उत्तराखंड के उन क्षेत्रों को लिया जाता है जहाँ पर पक्षियों की संख्या पानी के आसपास ज्यादा दिखाई देती है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जैसे कोसी बैराज पर हम लोग करने वाले हैं। जैसे पिछले बार बहुत अच्छी संख्या में हमें यहाँ पर पक्षियों का कुंदवा मिला था, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पक्षी मिले थे, जिनमें जैसे रूली सेलडक जो है यहाँ पर, जैसे ब्राह्मणी सेलडक भी बोला जाता है, वो अच्छी खासा में मात्रा में यहाँ पर मिली थी। लगभग पिछली बार का जो मेरा अपना आंकड़ा है वो 422 के आसपास सेलडक यहाँ पर मिले थे। तो अभी 18 जनवरी को ये फिर से होने वाला है पूरे उत्तराखंड में, जिसमें जली पक्षियों की काउंटिंग की जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर रैपर हनी सिंह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नीलेश्वर महामंदिर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डुबकी लगाई। हनी सिंह ने मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान से आशीर्वाद भी लिया। वहीं हरिद्वार की धरती पर मां गंगा, महादेव और संतों का आशीर्वाद लेने की विशेषज्ञता होती है, और हनी सिंह इस आध्यात्मिक अनुभव को बार बार महसूस कर रहे हैं। अपने कम बैक के बाद से हनी सिंह अक्सर धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, और कई इंटरव्यूज में भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी जिक्र किया है। स्वागत श्री बर, स्वागत श्री बर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 6 दिसंबर 2025 को राजस्व क्षेत्र त्रिवेणी में एक पुरानी बिल्डिंग के कमरे में मिस्त्री का काम करने वाले 2 भाइयों समेत 3 श्रमिकों के शव मिले थे। इस पर राजस्व पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं आपको बता दें, गढ़वाल पुलिस क्षेत्र के आईजी ने विकास नगर पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। जांच में पता चला कि मृतक श्रमिक त्रिवेणी के ग्राम भूट में छज्जा गिरने का काम कर रहे थे। 6 दिसंबर को काम पर न आने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें कमरे में पाया, लेकिन वो मृत पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। देवनाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था अमित राणा नाम के, जो उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुँचे काम पर, तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया, तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज हम लोग जाकर, जो हमारे एसओ हैं वो जाकर उसके बयान अंकित करेंगे,
बयानों में जो भी आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उस पर जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरायणी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कुमाऊं की आत्मा, इतिहास और राजनीति का जीवंत प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सरयू के तट पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि उत्तरायणी का महत्व धार्मिक से कहीं बढ़कर एक अलग कहानी भी है। 1921 में इसी मेले ने कूली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आज भी ये मेला सामाजिक और राजनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जहां विभिन्न दलों के नेता जनता से सीधे संवाद करते हैं। उत्तरायणी परंपरा सवाल और लोकतंत्र का संगम माना जाता है। कि ये वो स्थान है, ये वो पुण्य धरती है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ और कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए आवाज उठी। तो आज हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो ये नारा मैं समझता हूँ कि इस धरती की उपज है कि जहां से पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वहीं उसी स्थान से आज हम आह्वान करते हैं कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, इनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारे पुरखों ने जवानी में प्रदेश दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम राजधानी गैरसैंण दो, मूल निवास दो, आने वाली पीढ़ी को जल जंगल जमीन का अधिकार दो। यहाँ पर डाकिया भी अपना हो, डीएम भी अपना हो। आंदोलन आज हर वर्ष की तरह हम उस आंदोलन को भी याद करते हैं और अपने इस बागनाथ के पवित्र धाम से हर बार राजनीतिक दल के रूप में हम अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से की जाने वाली योजनाओं का भी बताते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंच आसपास ही लगे हैं, वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आम गरीब भोली भाली जनता को ठगने का काम किया था और उसका परिणाम है कि आज सत्ता से किलोमीटरों दूर, कई किलोमीटर दूर आज कांग्रेस पार्टी कहीं तक नजर नहीं आती है। पहले आजादी से पहले जो हमारा राजनीति ये पंडाल लगते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे, ताकि वो सारे लोग इकट्ठे होते थे और सारे लोगों में जन जागरूकता और अपने देश को आजाद कराने की एक जो भावना का संचार करने के लिए, राष्ट्रवादी भावना का संचार करने के लिए इन पंडालों को लगाया जाता था। उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो सरकार को नियंत्रित करने के लिए और सरकार अगर कोई अच्छा काम जनहित में नहीं कर रही है तो उसे रोकने के लिए और सरकार को जागरूक करने के लिए कि जनता के हित में आप अच्छे काम कीजिए, उसके लिए यहाँ पर से जन जागरूकता फैलाने के लिए इन राजनीतिक पंडालों का उपयोग किया जाने लगा। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।